को ताजमहल वो अजीमो शान इमारत है जिसे देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाते हैं। परंतु भारत में ताजमहल से भी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी सुंदर इमारतें हैं जिन्हें देखकर लोग चौंक जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इन इमारतों को, इन मंदिरों को, इन भवनों को किस शिल्पकार ने बनाया था और कैसे बनाया था। पर आज हम आपको ताजमहल के कुछ फैक्ट्स के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, सभी को बताया गया है कि ताजमहल प्यार की निशानी है। ये मेरी पर्सनल राय है कि मैं ये नहीं मानता कि ताजमहल प्यार की निशानी है, और शायद ये फैक्ट जानने के बाद आपको भी ऐसा लगेगा कि ये प्यार की निशानी नहीं है। आइए इसके फैक्ट के बारे में जानते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल अपनी तीसरी बीवी मुमताज़ के लिए उसकी याद में बनाया था। लेकिन ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि मुमताज़ के अलावा शाहजहां की 5 और भी बीवियां थी जिन्हें उसके साथ ही वहां दफनाया गया था। मुमताज़ शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मरी थी। तो क्या आपको लगता है कि ये प्यार की निशानी है? अगर ये प्यार की निशानी है तो वृंदावन क्या है, प्रेम मंदिर क्या है? फैक्ट नंबर 2, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू करवाया था जो 1653 तक चला। ताजमहल बनाने में 22 साल लगे। ताजमहल को बनाने के लिए करीब 22,000 मजदूरों ने इसमें काम किया, जिनमें भारत के अलावा फारस और तुर्की के मजदूर भी थे। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आपको जानकर ये बहुत ही हैरानी होगी कि सफ़ेद संगमरमर से बनी इस विशालकाय इमारत की नींव लकड़ी की बनाई गई थी। इससे भी हैरानी की बात यह है कि इसकी नींव में जो लकड़ी है वो यमुना के पानी की नमी के कारण अपनी मजबूती बनाए हुए है, जबकि आमतौर पर कोई भी लकड़ी पानी के संपर्क में आते ही खराब हो जाती है। शायद यही वजह है कि शाहजहां ने इस इमारत को यमुना नदी के किनारे पर बनवाया था। फैक्ट नंबर 4, ताजमहल की हर नींव वाले कोने में एक मीनार है। यह चारों मीनारें मकबरे को संतुलन देने के लिए हैं। यह चारों मीनारें 41.6 मीटर ऊंची और सीधी दिखने वाली यह मीनार रियल में बाहर की ओर हल्की सी झुकी हुई है, जिसका कारण यह है कि मीनारें भूकंप जैसी आपदा में मुख्य मकबरे पर न गिरकर बाहर की ओर गिरे। फैक्ट नंबर 5, ताजमहल की सुंदरता इसमें लगने वाले संगमरमर की वजह से है। इस संगमरमर को राजस्थान के मकराना से लाया गया था। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ताजमहल कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। जी हाँ, ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों हर रोज हजारों टूरिस्ट ताजमहल देखने आते हैं और वो ये समझते हैं कि वो जो सामने देख रहे हैं वो ताजमहल के सामने का हिस्सा है, लेकिन रियल में वह ताजमहल का पीछे का हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाजा है वो नदी की किनारे की दूसरी तरफ स्थित है। मुगल काल में ताज तक पहुंचने के लिए नदी ही एक मुख्य रास्ता हुआ करती थी। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था जो समय के साथ साथ नष्ट हो गया। हेलो दोस्तों, क्या मैं आपसे पूछूं कि आप बिना पानी के जिंदा रह सकते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? क्या आप पानी के बिना जिंदा रहने के लिए तैयार हैं? जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि आपके घर में तो 24 घंटे पानी की सप्लाई है। हम बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, ये बातें तो सारी झूठ हैं। हमारे शहर में तो सारी सुख सुविधाएँ हैं। तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आने वाले समय में इंसानों को पानी पीने के लिए भी नसीब नहीं होगा। वो बूंद बूंद को तरसेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक हैदराबाद और बेंगलोर जैसे 21 बड़े शहरों में पानी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, और कारण है ग्राउंड वाटर का ख़त्म होना। आयोग का यह भी कहना है कि 2030 तक देश के 40% जनसंख्या के पास साफ पानी पीने का कोई साधन नहीं होगा। कई शहरों में नल से पहले ही गंदा पानी आता है। पिछले 10 सालों से हमें अपने ग्राउंड वाटर को इतनी गैर जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल किया है कि ज़मीन के नीचे का पानी लगभग ख़त्म हो गया है। कम बरसात के चलते इन सूखने वाले ग्राउंड वाटर को भी भरने का मौका नहीं मिलता है।
हमारे शहरों में जहाँ पुराने जौहर और तालाब थे, उनको भर के बड़ी बड़ी इमारतें बना दी गई हैं। हमारे गांवों और शहरों में जो जौहर तालाब पाए जाते थे, वही भूजल के इस जलाशय को भरते थे। लेकिन अब जमीन के नीचे के पानी की भरपाई भी नहीं हो पा रही है। वैश्विक स्तर पर निकाले जाने वाले कुल ग्राउंड वाटर का लगभग 1/4 हिस्सा सिर्फ भारत में निकाला जाता है। इतना पानी चीन और अमेरिका ने मिलकर भी नहीं निकाला। पानी की इस बेतहाशा लूट ने भूजल को खत्म कर दिया है। अब हालात और बिगड़ने वाले हैं। क्या आपको पता है कि पर्याप्त बरसात के बावजूद चेन्नई में 3 नदियां, 4 जलाशय, 5 दलदल और 6 जंगल पूरी तरह से सूख चुके हैं। पानी के मामले में यह हमारी बदहाली का सबूत है। हो सकता है कि आने वाले समय में हमारा बैंक बैलेंस बहुत हो, पर हम अपने बच्चों को पानी की जगह रुपए तो पीने के लिए नहीं दे सकते ना। समुद्र के पानी का खारापन दूर करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की समस्या का भी कोई हल नहीं है। हमें हर हाल में अपने पानी को बचाना होगा। वाटर हार्वेस्टिंग जैसे उपाय करने होंगे। हमें हर गांव, शहर, गली मोहल्ले में वाटर हार्वेस्टिंग करनी होगी। पुराने सूखे पड़े जौहर तालाब, नदियों को फिर से भरना होगा। हमें अपने उन तालाबों को फिर से खुदवाना होगा। उन जौहर को फिर से पानी से भरना होगा, ताकि हमारे शहर और गाँव के नीचे के भूजल का स्तर बरकरार रहे और हमें पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता रहे। नहीं तो हम आने वाली पीढ़ियों को बूंद बूंद के लिए तरसा के मार देंगे। आज के वक्त में कई गांवों और शहरों में गर्मी के वक्त पर नल से पानी आना बंद हो जाता है। ये नल से पानी ना आना प्रकृति की हमें एक चेतावनी है। जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं और वाटर लेवल डाउन जा रहा है, वो प्राकृतिक हमें एक चेतावनी दे रही है कि अभी वक्त है, पानी को बचाना सीखो, वरना आगे चल के हालत बदतर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आप जब भी बचपन के रंगीन दिनों को याद करते हैं तो हमारे बचपन की सुनहरी यादों में हमारे स्कूल की खट्टी मीठी यादें सबसे खास होती हैं। सुबह जल्दी उठकर स्कूल यूनिफॉर्म, बैग में लंच बॉक्स ले जाना, टीचर की छड़ी जो पहले ही तो हमें बहुत पड़ी है लेकिन अब लगता है कि उसमें कमी आ गई है। स्कूल की जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा नापसंद होती थी वो होते थे वहाँ के रूल्स। लेकिन दोस्तों, जब आप जापान के स्कूल के रूल्स के बारे में जानेंगे तो आपको लगेगा कि आपके स्कूल के रूल्स उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जापान के सभी स्कूलों में बच्चे खुद झाड़ू पोछा और डस्टिंग करते हैं। इतना ही नहीं, स्कूल के टॉयलेट भी बच्चे खुद साफ करते हैं। जापान के स्कूलों में यूनिफॉर्म कैसे पहनना है इसका भी एक स्ट्रिक्ट रूल है। अगर आप उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको सज़ा मिलेगी। जापान के हर स्कूल में स्विमिंग सीखना कंपलसरी है। वैसे तो वेस्टर्न हाई स्कूल्स में टीन एजर्स के बीच में रोमांस होना काफ़ी आम बात है, लेकिन जापान के स्कूलों में टीनेजर्स के बीच रोमांटिक रिलेशनशिप रखना अलाउ नहीं है। अगर वो पकड़े जाते हैं तो उन्हें स्कूल में सबके बीच पनिशमेंट मिलती है और उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है। जापान के स्कूलों में अपने घर जाने के बाद भी बच्चे रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच बाहर अकेले आ जा नहीं सकते हैं। ऐसे केस में पकड़े जाने पर पुलिस अफसर बच्चों को सजा देते हैं और साथ ही घर छोड़कर आते हैं। हेलो दोस्तों, झील तो आपने बहुत देखी होंगी। देखने में सभी झील बहुत ही सुंदर होती हैं,
मनभावन होती है। परंतु आज हम आपको एक ऐसी झील के बारे में बताने जा रहे हैं जो दिखने में तो बहुत सुंदर है, परंतु ये दुनिया की सबसे खतरनाक झील मानी जाती है। जी हाँ, यह है लेक किबू। देखने में यह किसी भी और सुंदर झील की तरह ही है। यह झील रवांडा और कांगो के बीच में स्थित है। इतिहास में ऐसा पहली बार 1984 में अफ्रीका के लेक मोनन में हुआ था। अफ्रीका की इस झील में कभी कभी भयंकर विस्फोट होते हैं। झील में विस्फोट? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि झील में विस्फोट होता क्यों? इस झील में ऐसा पहली बार सन 1984 में हुआ था। उस समय 15 अगस्त के समय वहाँ के स्थानीय लोगों ने झील में बड़े धमाके की आवाज़ सुनी, जिसके बाद झील के ऊपर गैस के बादलों को घूमते हुए देखा गया। इस धमाके के बाद 37 लोगों को भयंकर त्वचा रोग हुआ। फिर उन सभी की थोड़े दिनों में मृत्यु भी हो गई। इस धमाके को एक टेररिस्ट अटैक माना गया। लेकिन इस धमाके के ठीक 2 साल बाद एक झील न्योस में बिल्कुल ऐसा ही धमाका हुआ। इन दोनों झीलों में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों झीलें CO2 गैस से तर थी। इनमें भारी मात्रा में CO2 गैस मिली थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये गैस या तो झील के नीचे स्थित ज्वालामुखी से आ गई होगी या फिर झील में जैविक पदार्थों के सड़ने से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ होगा। आपको बता दें कि CO2 गैस अधिक दबाव पड़ने से पानी या सोडा में बड़ी ही आसानी से घुल जाती है और रिएक्ट करती है। तभी तो जब सोडा कैन खोलते हैं तो उसमें प्रेशर पड़ने से सोडा के साथ बबल्स भी बाहर आता है। ठीक उसी तरह अत्यधिक CO2 के पानी में मिलने से झील की स्थिति भी एक बंद सोडा कैन की तरह बन जाती है, जिसमें CO2 गैस मौजूद होती है। उसे खोलने पर प्रेशर के साथ वह बाहर आती है। झील में तल की सतह की तुलना में ज़्यादा दबाव महसूस किया जाता है। जितना तल गहरा होगा उतनी ही तेजी से दबाव और प्रेशर ऊपर की तरफ उठता है, जिसका मतलब है झील जितनी गहरी और बड़ी होगी, CO2 उतनी ही अधिक मात्रा में पानी में घुलेगी और उतना ही बड़ा विस्फोट उसके अंदर होगा। हेलो दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे लग्जरी ट्रेन के बारे में। और यह जानकर आपको हैरानी भी होगी और गर्व भी होगा कि दुनिया की सबसे लग्जरी ट्रेन में भारत की ही महाराजा एक्सप्रेस का नाम आता है। महाराजा एक्सप्रेस भारत की शान है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत शुरुआत से ही राजा महाराजाओं का देश हुआ करता था। ऐसे में महाराजा एक्सप्रेस भी उसी दौर की एक झलक हमारे सामने लेकर आती है। इस ट्रेन जर्नी में आप भारत के राजा और शाही परिवारों की लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही इंडिया के रिच हेरिटेज और ट्रेडिशनल हॉस्पिटैलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए महाराजा एक्सप्रेस एक आइडियल जर्नी है। तो यह जानकर आपका सीना गर्व से और चौड़ा हो जाएगा कि इस ट्रेन को लगातार 5 बार दुनिया की लीडिंग लग्जरी ट्रेन का खिताब भी मिल चुका है। यह ट्रेन 5 अलग अलग जर्नीज के जरिए नॉर्थ, वेस्ट और सेंट्रल इंडिया की 12 से भी अधिक डेस्टिनेशन को कवर करती है। साल 2010 में इस ट्रेन को लॉन्च किया गया था। इसका इंटीरियर रियल लाइफ महाराजाओं के बेडरूम से इंस्पायर्ड है। साथ ही यहाँ का राजा क्लब और लॉन्च ट्रेन में सफर करने वालों के लिए फेवरेट प्लेस है। इसलिए अगर आप कुछ दिनों के लिए राजा महाराजाओं की जिंदगी जीना चाहते हैं तो ये ट्रेन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। हालांकि इस सपने को पूरा करने के लिए आपको लगभग 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों, भारत की सिर्फ महाराजा एक्सप्रेस ही नहीं, भारत की प्लेस ऑन व्हील, गोल्डन चैरियट और डेक्कन ओडिसी जैसी ट्रेनें भी पूरी दुनिया में मौजूदा लग्जरी ट्रेनों की लिस्ट में शामिल है। लेकिन उनकी बात फिर कभी, क्योंकि हम जानते हैं कि आप काफ़ी बिजी हैं। लेकिन दोस्तों, सच कह रहा हूँ तो इन ट्रेन्स के बारे में रिसर्च करते वक्त मैं खुद ही भी इतना एक्साइटेड हो गया था कि अगर मुझे इनमें सफ़र करने का कोई ऑफर दे तो मैं अभी उसके साथ चला जाऊँ। ये सब जानकर आपके मन में भी जरूर ही एक ख्याल आ रहा होगा। तो चलिए अपने थॉट्स हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो और दोस्तों को इसे शेयर करें।
चलो दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की सबसे शक्तिशाली मिसाइलों के बारे में, जिनसे पाकिस्तान और चीन की फटी रहती है। आज के वक्त में जब लड़ाई और लड़ने के तरीके बदल चुके हैं, एक वक्त था दुनिया भर में जंगें तोप, बंदूक, भाले और तलवारों से लड़ी जाती थी, पर आज का वक्त बदल चुका है। अब इनकी जगह मिसाइलों और परमाणु हमलों ने ले ली है, और यह बात वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अच्छे से साबित हो चुकी है कि जिस देश में सामर्थ्य होगा वो जंग जीतने के लिए किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। उस वक्त की दुनिया की लगभग 3% आबादी खत्म करके रख देने वाले वर्ल्ड वॉर 2 में मिसाइलों का जमकर इस्तेमाल हुआ था। साल 1944 में इंग्लैंड पर V2 मिसाइल चलाकर जर्मनी ने मिसाइल का इस्तेमाल करके दुनिया को दिखा दिया कि वो मिसाइलों का पहला देश है। अब तो कोई भी देश बड़ी आसानी से अपने से 1000 मील दूर बसे दुश्मन को भी मिसाइल के जरिए तबाह कर सकता है। इसलिए मिसाइल अब किसी भी देश की डिफेंस सिस्टम का अटूट हिस्सा बन चुके हैं। वहीं इस दौड़ में भारत भी पीछे नहीं है। आज भारत के पास 150 के आसपास परमाणु हथियार हैं, और इन्हें कैरी करने के लिए ऐसी मिसाइलें भी हैं जो 10,000 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले किसी भी दुश्मन को मिट्टी में मिला के खाक कर सकती हैं। इसमें पहला नाम आता है ब्रह्मोस का। अभी के वक्त में भारत के पास ब्रह्मोस, ब्रह्मोस 2, ब्रह्मोस A, ब्रह्मोस M, ब्रह्मोस NG मौजूद है। ये सभी मिसाइलें 300 किलोमीटर तक हवा में अपने लक्ष्य को तबाह करके खाक करने की ताकत रखती हैं। दूसरा नंबर आता है पृथ्वी का। मौजूदा समय में भारत के पास पृथ्वी मिसाइल के 3 डिजाइन मौजूद हैं, जो इस प्रकार हैं: पृथ्वी SS-150, पृथ्वी सेकेंड SS-250, पृथ्वी थर्ड SS-350। 350 किलोमीटर की दूरी की मारक क्षमता के साथ 500 किलो के वजन तक के हथियार ले जा सकता है। पृथ्वी 2 इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल है। इसके अलावा 350 किलोमीटर की दूरी तक अपने दुश्मन को तबाह करने के लिए पृथ्वी 3 इस समय भारतीय नेवी में डिप्लॉय है। पृथ्वी 1 की तरह यह भी 1000 किलो से ज़्यादा का पेलोड ले जाने में सक्षम है। तीसरा है अग्नि। अभी के वक्त में भारत के पास अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 6 है। इन सभी मिसाइलों की मारक क्षमता 700 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक की है। अग्नि 1 और 2 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जबकि अग्नि 3, 4 IRBM यानी कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। वहीं अग्नि 5 और 6 इन सब से बढ़ के ICBM मिसाइल है। इनमें चौथा नंबर आता है K मिसाइल फैमिली का। इस मिसाइल का नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। प्रोजेक्ट अभी के वक्त में 4 मिसाइलों के निर्माण पर केंद्रित है। इन 4 मिसाइलों के नाम हैं K-50, K-4, K-5, K-6। इनमें से K-50 की रेंज 750 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर तक की है। K-4 की रेंज 3500 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर तक की है। K-6 की रेंज 10,000 किलोमीटर तक। ये सभी मिसाइलें 1 टन से भी ज़्यादा बारूद अपने साथ ले जा सकती हैं। इसमें अगला नाम आता है प्रहार का। यह कम दूरी वाली मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली पिनाका और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी के अंतरों को पाटने में सक्षम है। यह मिसाइल टेक्नोलॉजी इस मायने में अनूठी है कि एक बार के धमाके में यह अपने कई सारे निशानों को तबाह करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा भी भारत के पास ऐसी हजारों मिसाइलें हैं जिनकी अलग अलग मारक क्षमता है, अलग अलग टेक्नोलॉजी की बेस्ड है, और जो 500 kg से लेके 4 टन तक का पेलोड और गोला बारूद ले जाने में सक्षम है। भारत की DRDO लगातार अपनी मिसाइल पावर को मजबूत करने के लिए लगी हुई है। DRDO रोज नए नए हथियार, नए मिसाइल, नई तरह की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है। दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जो खूबसूरती के साथ साथ खुद में ऐसे कई रहस्य को समेटे हुई है जिसका अब तक साइंटिस्ट भी
कोई जवाब नहीं ढूंढ पाए। इन जगहों से जुड़ी मिस्ट्री पर विश्वास करना मुश्किल है, फिर चाहे वो भारत के वृंदावन में होने वाली रासलीला हो या फिर जापान में एकोघियारा जंगल हो। इन जगहों के ऐसे कई रहस्य हैं जो आज तक कोई पता नहीं कर पाया है। आइए हम जानते हैं इस वीडियो में ऐसे ही कुछ रहस्यमयी जगहों के बारे में। अगर रहस्यों की बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ा नाम और सबसे पहला नाम वृंदावन का आता है। वृंदावन हिंदुओं के लिए एक पवित्र धार्मिक स्थान है। निधिवन जो वृंदावन में है, दुनिया की रहस्यमयी जगहों में से एक है। निधिवन के अंदर एक रंग महल है। लोगों का ये मानना है कि आधी रात को भगवान कृष्ण और राधा यहाँ रास रचाते हैं। रंग महल में आज भी माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है और आश्चर्य की बात यह है कि वह प्रसाद सुबह खाया हुआ मिलता है। यह हैरान इसलिए करता है क्योंकि रात को 8 बजे यहाँ से सभी लोग, जानवर, पशु पक्षी सभी चले जाते हैं और धाम के सातों तालों को लॉक कर दिया जाता है। निधिवन के वृक्षों की खासियत यह है कि यहाँ कोई भी पेड़ सीधे नहीं मिलते, सबकी डालियाँ झुकी हुई हैं। आपस में ये डालियाँ मिलती हैं और ये रात को गोपियाँ बन जाती हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग बताते हैं कि अगर कोई भी रात के 8 बजे के बाद यहाँ जाता है और ये रासलीला देखने की कोशिश करता है तो वो अंधा, पागल और गूंगा हो जाता है और थोड़े दिनों में ही उसकी मृत्यु हो जाती है।
हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कागज़ के बारे में। जी हाँ, स्कूल की किताबों से लेकर सैलरी के नोटों तक, खाने के टिश्यू से लेकर टॉयलेट पेपर तक, स्कूल के कॉपी के पीछे लिखकर बात करनी हो या बॉर्डर पर तैनात सैनिकों को खत लिखना हो, कागज़ हमेशा ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा है। कागज़ पर हम जब चाहे जो चाहे वो लिख सकते हैं। कागज़ का इस्तेमाल प्रिंट करने के लिए, अखबार के लिए, कैरी बैग्स, अन्य कामों के लिए भी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कागज़ बनाया कैसे जाता है? तो आइए इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि पेपर कैसे बनाया जाता है। कागज़ को बनाने के लिए सेलुलोज का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पेड़ की लकड़ियों में मौजूद रहता है। वैसे तो रुई से भी सेलुलोज का अच्छा सोर्स है, लेकिन इससे कागज़ नहीं बनाया जाता क्योंकि ये काफ़ी महंगी होती है। कागज़ बनाने के लिए ज़रूरी होता है सही पेड़ों का चयन, क्योंकि जितना अच्छा सेलुलोज होगा उतना ही अच्छा कागज़ बनेगा। जब पेड़ का चयन हो जाता है तो उसके बाद पेड़ों के टुकड़ों को काटकर अलग कर दिया जाता है और इन्हें फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां इनके छिलकों को साफ़ कर दिया जाता है। इसके बाद पेड़ के टुकड़ों काफ़ी छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। जब पेड़ के बड़े बड़े टुकड़ों को बारीक टुकड़ों में बदल दिया जाता है, उसके बाद उन छोटे टुकड़ों में से लिग्रीन को बाहर निकालने के लिए कन्वेयर बेल्ट के जरिए डाइजेस्टर चैम्बर में भेज दिया जाता है, जहां लकड़ी के टुकड़ों को एसिडिक सॉल्यूशन से मिलाया जाता है। बाद में इससे लिग्रीन को अलग किया जाता है। लिग्रीन एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि लकड़ी को कठोर बनाता है। जब लकड़ी के टुकड़ों में से लिग्रीन को निकाल लिया जाता है तो इसके बाद इसे पानी से धोया जाता है। बाद में ब्लीचिंग के जरिए इसे काफ़ी नरम बनाया जाता है। जब लकड़ी के टुकड़ों की ब्लीचिंग हो जाती है, उसके बाद इसे सघन बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को मिक्स किया जाता है। सघन लकड़ी के टुकड़ों को पतला बनाने के लिए इसमें पानी मिक्स किया जाता है और पल्प बनकर तैयार हो जाता है। इस पल्प से कागज़ को बनाया जा सकता है। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो सिर्फ फुटबॉल फैंस या क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी आम मेहनतकश लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो पूरी दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं। यह एक सबूत है कि ग्रेटनेस के लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं होते, बल्कि पर्दे के पीछे कैमरे से दूर कड़ी लगन और मेहनत, बहुत सारी मेहनत होती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक ऐसे ही गरीब माली के बेटे के बारे में जानने जा रहे हैं जो दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉल प्लेयर बने, जिनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोस्तों, हो सकता है कि आप में से शायद कई लोग इन्हें नहीं जानते हों, लेकिन रोनाल्डो को फुटबॉल पसंद करने वाले सभी लोग भगवान से कम नहीं मानते हैं। आप सभी को यह जानकर झटका लगेगा कि रोनाल्डो फुटबॉल खेलकर सालाना 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाते हैं। जी हाँ, 700 करोड़ रुपए, वो भी एक साल में। लेकिन क्या कोई कह सकता है कि शोहरत के शिखर पर बैठे इस शख्स का बचपन टपकती टीन की छत के नीचे गुजरा है? आज मैं आप सभी को क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ज़िंदगी के उन पहलुओं के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में शायद ही आपको जानकारी ना हो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है? इनका जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के शहर अंचल में हुआ था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोस सैंटोस है। रोनाल्डो के पिता अमेरिकन एक्टर रोनाल्ड रीगन के बहुत बड़े फैन थे। उन्हीं के नाम पर उन्होंने अपने बेटे का नाम रोनाल्डो रखा। क्रिस्टियानो पुर्तगाल के नागरिक हैं और फिलहाल जुवेंटस फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलते हैं। रोनाल्डो पुर्तगाल की नेशनल फुटबॉल टीम के कैप्टन भी हैं। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कमाई इतनी ज़्यादा है कि वह अरबों के बंगलों में रहते हैं, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में सफ़र करते हैं। लेकिन हमेशा से क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ज़िंदगी ऐसी नहीं थी। रोनाल्डो स्कूल में क्लास से ज़्यादा फुटबॉल ग्राउंड पर ही नज़र आते थे।
फुटबॉल से उनका दिल इतना लग चुका था कि केवल 10 साल की छोटी उम्र में रोनाल्डो को पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब ने अपना मेंबर बना लिया था। रोनाल्डो की ज़िंदगी का वो सबसे पहला मोमेंट था जब एक दिन स्पोर्टिंग क्लब लिस्बन के ऑफिशियल उनके ट्रायल के लिए आए। उन्होंने साफ कहा कि जो भी ज़्यादा गोल करेगा उसे हम अपनी एकेडमी में एडमिशन देंगे। रोनाल्डो की टीम ने वह मैच 3-0 से जीता। पहला गोल रोनाल्डो ने, दूसरा गोल उनके दोस्त एल्बर्ट ने मारा। वो तीसरा गोल था जिसने सबको इम्प्रेस कर दिया। दरअसल तीसरे गोल के वक्त एल्बर्ट उस गोल को अकेले मारने की बजाय उसने उस गोल को रोनाल्डो की तरफ पुश कर दिया, जिससे रोनाल्डो ने गोल कर दिया और एकेडमी में एडमिशन पा लिया। इसके बाद रोनाल्डो कभी नहीं रुका। रियल मैड्रिड में रहते हुए रोनाल्डो ने 15 ट्रॉफीज जीती। 2015 में पुर्तगाली फुटबॉल फेडरेशन ने उन्हें बेस्ट फुटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम का खिताब दिया। हेलो दोस्तों, तो आज के अपने इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आखिरकार कुएं को गोल ही क्यों बनाया जाता है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुआं गोल ही क्यों खोदा जाता है? नहीं ना? अच्छा, क्या आपने कभी किसी चौकोर कंक्रीट की टंकी को देखा है? नहीं ना? इसका कारण है दोस्तों, असल में गोलाई में कंक्रीट की पकड़ मजबूत रहती है क्योंकि हर एक हिस्से पर बराबर का प्रेशर पड़ रहा होता है जो उस स्ट्रक्चर को थामे रखता है। और कुएं का गोल होने की वजह से इसकी दीवारों की मिट्टी नीचे नहीं धंसती है। अगर कुएं को चौकोर बना दिया जाए तो उसके हर एक दीवार पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, जिसके कारण कुएं की मिट्टी के धंसने के चांस ज़्यादा हैं। कुएं का गोल बनाने की तकनीक तेल के कुएं से निकल कर आई है, क्योंकि जब शुरुआत में कुएं से तेल निकाला जाता तो बैल और ऊँट का इस्तेमाल किया जाता था जो कुएं के गोल गोल चक्कर लगाते थे। इस वजह से कुएं को गोल बनाया जाता है। दुनिया में कई तरह कई पेड़ पौधे बेहद अनोखे होते हैं जिनके बारे में जानकर लोगों को बहुत हैरानी होती है। आज हम आपको ऐसे ही एक पेड़ के बारे में बताने वाले हैं जिसे के बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। आपने देखा होगा कि कुछ पेड़ और पौधों को काटने से उनके अंदर से अजीबोगरीब पदार्थ निकलता है। अलग अलग पेड़ों से निकलने वाले पदार्थों का रंग अलग अलग होता है। कई पेड़ों से निकलने वाले पदार्थ का रंग दूध की तरह सफेद होता है, जबकि कुछ पेड़ों को काटने पर निकलने वाला पदार्थ गोंद जैसा चिपचिपा होता है और जो पानी की तरह पारदर्शी नजर आता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी पेड़ है जिसे काटने पर पेड़ के अंदर से इंसान जैसा खून निकलता है। आइए जानते हैं इस अनोखे पेड़ के बारे में। इंसान को चोट लगने और घाव होने पर उस जगह से खून निकलता है, लेकिन दुनिया के इस अनोखे पेड़ के अंदर इंसान की तरह खून निकलता है। यह जानकर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन बिल्कुल सच है। यह पेड़ दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इंसान के खून की तरह पेड़ से लाल लिक्विड निकल रहा है।
इस अनोखे पेड़ का नाम है ब्लडवुड ट्री। इस पेड़ को सिर्फ काटने पर ही नहीं बल्कि इसकी डाली भी अगर टूट जाती है तो उससे भी खून की तरह लाल पदार्थ निकलता है। यह खून नहीं बल्कि पेड़ से निकलने वाला एक तरल पदार्थ होता है। इस पेड़ को बहुत ही चमत्कारी बताया जाता है। इसकी मदद से कई तरह की दवाएं बनाई जाती हैं। इस पेड़ से खून से संबंधित बीमारियों को भी ठीक किया जाता है। इस पेड़ में इतनी शक्ति होती है कि यह दाद, आंखों से जुड़ी समस्याएं, पेट की बीमारी, मलेरिया या गंभीर चोट को भी ठीक कर सकता है। यह पेड़ 12 से 18 मीटर तक लंबा होता है। इस पेड़ की लकड़ी की कीमत काफी अधिक होती है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आइए आज जानते हैं भारत का लाल सोना, जिसके लिए चीन हमेशा तड़पता रहता है। हाँ, आपने सही सुना, लाल चंदन। वही लाल चंदन जो पुष्पा फिल्म में हमारे पुष्पा भाई चुराने की कोशिश करते थे, तस्करी करने की कोशिश करते थे। उसी लाल चंदन के लिए चीन हमेशा तड़पता रहता है। लाल चंदन भारत के एक खास स्थान पर ही पाया जाता है। इसकी लकड़ी का विशेष महत्व है और इसका इस्तेमाल कई चीजों में किया जाता है। यह आंध्र प्रदेश के जंगलों में पाया जाता है। चीन में इस लाल चंदन के पेड़ की खास मांग है। इस पेड़ की तस्करी भी बड़े स्तर पर की जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस चंदन के पेड़ों की सुरक्षा स्पेशल टास्क फोर्स के जवान करते हैं। लाल चंदन के पेड़ आंध्र प्रदेश के शेषाचलम की पहाड़ियों में ही पाए जाते हैं। इसका हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व है। इसे काफी पवित्र माना जाता है। चंदन की लकड़ी का पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। सफेद चंदन में सुगंध होती है लेकिन लाल चंदन में कोई सुगंध नहीं होती, लेकिन यह बहुत गुणकारी होता है। औषधियों के साथ साथ इसका इस्तेमाल सुंदरता के लिए भी होता है। लाल चंदन की लकड़ियों की मांग महंगे फर्नीचर में किया जाता है। इसके अलावा लाल चंदन की लकड़ी का शराब, कॉस्मेटिक में इस्तेमाल होता है। इंटरनेशनल मार्केट में चंदन की लकड़ियों की काफी ज्यादा मांग है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट के मुताबिक लाल चंदन के पेड़ों की सुरक्षा भारत सरकार की है। लाल चंदन के पेड़ आंध्र प्रदेश के मुख्यतः 4 जिलों में पाए जाते हैं, जिसमें चित्तूर, कडप्पा, नेल्लोर और कुर्नूल में फैली शेषाचलम की पहाड़ियों में ही ये लाल चंदन पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के ये जिले तमिलनाडु की सीमा से सटे हुए हैं। इनके पेड़ करीब 11 मीटर तक ऊंचे होते हैं, लेकिन इसका घनत्व अधिक होता है। लाल चंदन की लकड़ी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि ये पानी में डूब जाते हैं। लाल चंदन की तस्करी बड़े पैमाने पर होती है। शेषाचलम की पहाड़ियां 2.25 लाख हेक्टेयर में फैली हुई है। यहाँ पर पाए जाने वाले खास लाल चंदन के पेड़ों की संख्या 50% तक कम हो चुकी है। साल 2015 में एनकाउंटर हुआ था जिसमें 20 तस्कर मारे गए थे। इसके अलावा बड़े पैमाने पर तस्करों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अगर कोई तस्करी करते हुए पकड़ा गया तो उसे 11 साल के लिए जेल हो सकती है। तस्कर लाल चंदन की तस्करी सड़क, जल, वायु तीनों मार्ग से करते हैं। तस्कर पकड़े जाने से बचने के लिए इसके पाउडर की भी तस्करी करते हैं। दुनिया के कई देशों में खास चंदन की लकड़ी की बहुत मांग है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा मांग चीन में है। कहने को ताजमहल वो अजीमोशान इमारत है जिसे देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाते हैं, परंतु भारत में ताजमहल से भी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी सुंदर इमारतें हैं जिन्हें देखकर लोग चौंक जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इन इमारतों को, इन मंदिरों को, इन भवनों को किस शिल्पकार ने बनाया था और कैसे बनाया था। पर आज हम आपको ताजमहल के कुछ फैक्ट्स के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, सभी को बताया गया है कि ताजमहल प्यार की निशानी है। ये मेरी पर्सनल राय है कि मैं ये नहीं मानता कि ताजमहल प्यार की निशानी है, और शायद ये फैक्ट जानने के बाद आपको भी ऐसा लगेगा कि ये प्यार की निशानी नहीं है। आइए इसके फैक्ट के बारे में जानते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल अपनी तीसरी बीवी मुमताज़ के लिए उसकी याद में बनाया था, लेकिन ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि मुमताज़ के अलावा शाहजहां की 5 और भी बीवियाँ थीं जिन्हें उसके साथ ही वहाँ दफनाया गया था। मुमताज़ शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मरी थी। तो क्या आपको लगता है कि ये प्यार की निशानी है? अगर ये प्यार की निशानी है तो वृंदावन क्या है, प्रेम मंदिर क्या है? फैक्ट नंबर 2, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू करवाया था,
जो 1653 तक चला। ताजमहल बनाने में 22 साल लगे। ताजमहल को बनाने के लिए करीब 22,000 मजदूरों ने इसमें काम किया, जिनमें भारत के अलावा फारस और तुर्की के मजदूर भी थे। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपको जानकर ये बहुत ही हैरानी होगी कि सफ़ेद संगमरमर से बनी इस विशालकाय इमारत की नींव लकड़ी की बनाई गई थी। इससे भी हैरानी की बात यह है कि इसकी नींव में जो लकड़ी है वो यमुना के पानी की नमी के कारण अपनी मजबूती बनाए हुए है, जबकि आमतौर पर कोई भी लकड़ी पानी के संपर्क में आते ही खराब हो जाती है। शायद यही वजह है कि शाहजहां ने इस इमारत को यमुना नदी के किनारे पर बनवाया था। फैक्ट नंबर 4। ताजमहल की हर नींव वाले कोने में एक मीनार है। यह चारों मीनारें मकबरे को संतुलन देने के लिए हैं। यह चारों मीनारें 41.6 मीटर ऊंची और सीधी दिखने वाली यह मीनार रियल में बाहर की ओर हल्की सी झुकी हुई है, जिसका कारण यह है कि मीनारें भूकंप जैसी आपदा में मुख्य मकबरे पर न गिरकर बाहर की ओर गिरे। फैक्ट नंबर 5। ताजमहल की सुंदरता इसमें लगने वाले संगमरमर की वजह से है। इस संगमरमर को राजस्थान के मकराना से लाया गया था। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ताजमहल कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। जी हाँ, ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, हर रोज हजारों टूरिस्ट ताजमहल देखने आते हैं और वो ये समझते हैं कि वो जो सामने देख रहे हैं वो ताजमहल के सामने का हिस्सा है, लेकिन रियल में वह ताजमहल का पीछे का हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाजा है वो नदी की किनारे की दूसरी तरफ स्थित है। मुगल काल में ताज तक पहुंचने के लिए नदी ही एक मुख्य रास्ता हुआ करती थी। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था, जो समय के साथ साथ नष्ट हो गया। हेलो दोस्तों, क्या मैं आपसे पूछूं कि आप बिना पानी के जिंदा रह सकते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? क्या आप पानी के बिना जिंदा रहने के लिए तैयार हैं? जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि आपके घर में तो 24 घंटे पानी की सप्लाई है। हम बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, ये बातें तो सारी झूठ हैं। हमारे शहर में तो सारी सुख सुविधाएँ हैं। तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आने वाले समय में इंसानों को पानी पीने के लिए भी नसीब नहीं होगा। वो बूंद बूंद को तरसेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक हैदराबाद और बेंगलोर जैसे 21 बड़े शहरों में पानी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, और कारण है ग्राउंड वाटर का ख़त्म होना। आयोग का यह भी कहना है कि 2030 तक देश के 40% जनसंख्या के पास साफ पानी पीने का कोई साधन नहीं होगा। कई शहरों में नल से पहले ही गंदा पानी आता है। पिछले 10 सालों से हमें अपने ग्राउंड वाटर को इतनी गैर जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल किया है कि ज़मीन के नीचे का पानी लगभग ख़त्म हो गया है। कम बरसात के चलते इन सूखने वाले ग्राउंड वाटर को भी भरने का मौका नहीं मिलता है। हमारे शहरों में जहां पुराने जौहर और तालाब थे, उनको भर के बड़ी बड़ी इमारतें बना दी गई हैं। हमारे गाँवों और शहरों में जो जौहर तालाब पाए जाते थे, वही भूजल के इस जलाशय को भरते थे, लेकिन अब ज़मीन के नीचे के पानी की भरपाई भी नहीं हो पा रही है। वैश्विक स्तर पर निकाले जाने वाले कुल ग्राउंड वाटर का लगभग 1/4 हिस्सा सिर्फ भारत में निकाला जाता है। इतना पानी चीन और अमेरिका ने मिलकर भी नहीं निकाला। पानी की इस बेतहाशा लूट ने भूजल को खत्म कर दिया है। अब हालात और बिगड़ने वाले हैं। क्या आपको पता है कि पर्याप्त बरसात के बावजूद चेन्नई में 3 नदियां, 4 जलाशय, 5 दलदल और 6 जंगल पूरी तरह से सूख चुके हैं। पानी के मामले में यह हमारी बदहाली का सबूत है। हो सकता है कि आने वाले समय में हमारा बैंक बैलेंस बहुत हो, पर हम अपने बच्चों को पानी की जगह रुपए तो पीने के लिए नहीं दे सकते ना। समुद्र के पानी का खारापन दूर करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की समस्या का भी कोई हल नहीं है। हमें हर हाल में अपने पानी को बचाना होगा। वाटर हार्वेस्टिंग जैसे उपाय करने होंगे। हमें हर गांव, शहर, गली मोहल्ले में वाटर हार्वेस्टिंग करनी होगी। पुराने सूखे पड़े जौहर तालाब, नदियों को फिर से भरना होगा।
हमें अपने उन तालाबों को फिर से खुदवाना होगा, उन जोहड़ को फिर से पानी से भरना होगा, ताकि हमारे शहर और गांव के नीचे के भूजल का स्तर बरकरार रहे और हमें पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता रहे। नहीं तो हम आने वाली पीढ़ियों को बूंद बूंद के लिए तरसा के मार देंगे। आज के वक्त में कई गांवों और शहरों में गर्मी के वक्त पर नल से पानी आना बंद हो जाता है। ये नल से पानी ना आना प्रकृति की हमें एक चेतावनी है। जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं और वाटर लेवल डाउन जा रहा है, वो प्राकृतिक हमें एक चेतावनी दे रही है कि अभी वक्त है, पानी को बचाना सीखो, वरना आगे चल के हालत बदतर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आप जब भी बचपन के रंगीन दिनों को याद करते हैं तो हमारे बचपन की सुनहरी यादों में हमारे स्कूल की खट्टी मीठी यादें सबसे खास होती हैं। सुबह जल्दी उठकर स्कूल यूनिफॉर्म, बैग में लंच बॉक्स ले जाना, टीचर की छड़ी जो पहले तो हमें बहुत पड़ी है लेकिन अब लगता है कि उसमें कमी आ गई है। स्कूल की जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा नापसंद होती थी वो होते थे वहाँ के रूल्स। लेकिन दोस्तों, जब आप जापान के स्कूल के रूल्स के बारे में जानेंगे तो आपको लगेगा कि आपके स्कूल के रूल्स उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जापान के सभी स्कूलों में बच्चे खुद झाड़ू पोछा और डस्टिंग करते हैं। इतना ही नहीं, स्कूल के टॉयलेट भी बच्चे खुद साफ करते हैं। जापान के स्कूलों में यूनिफॉर्म कैसे पहनना है इसका भी एक स्ट्रिक्ट रूल है। अगर आप उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको सज़ा मिलेगी। जापान के हर स्कूल में स्विमिंग सीखना कंपलसरी है। वैसे तो वेस्टर्न हाई स्कूल्स में टीन एजर्स के बीच में रोमांस होना काफ़ी आम बात है, लेकिन जापान के स्कूलों में टीनेजर्स के बीच रोमांटिक रिलेशनशिप रखना अलाउ नहीं है। अगर वो पकड़े जाते हैं तो उन्हें स्कूल में सबके बीच पनिशमेंट मिलती है और उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है। जापान के स्कूलों में अपने घर जाने के बाद भी बच्चे रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच बाहर अकेले आ जा नहीं सकते हैं। ऐसे केस में पकड़े जाने पर पुलिस ऑफिसर बच्चों को सजा देते हैं और साथ ही घर छोड़कर आते हैं। हेलो दोस्तों, झील तो आपने बहुत देखी होंगी। देखने में सभी झील बहुत ही सुंदर होती हैं, मनभावन होती हैं, परंतु आज हम आपको एक ऐसी झील के बारे में बताने जा रहे हैं जो दिखने में तो बहुत सुंदर है, परंतु ये दुनिया की सबसे खतरनाक झील मानी जाती है। जी हाँ, यह है लेक कीवू। देखने में यह किसी भी और सुंदर झील की तरह ही है। यह झील रवांडा और कांगो के बीच में स्थित है। इतिहास में ऐसा पहली बार 1984 में अफ्रीका के लेक मोनन में हुआ था। अफ्रीका की इस झील में कभी कभी भयंकर विस्फोट होते हैं। झील में विस्फोट? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि झील में विस्फोट होता क्यों? इस झील में ऐसा पहली बार सन 1984 में हुआ था। उस समय 15 अगस्त के समय वहाँ के स्थानीय लोगों ने झील में बड़े धमाके की आवाज़ सुनी, जिसके बाद झील के ऊपर गैस के बादलों को घूमते हुए देखा गया। इस धमाके के बाद 37 लोगों को भयंकर त्वचा रोग हुआ। फिर उन सभी की थोड़े दिनों में मृत्यु भी हो गई।
इस धमाके को एक टेररिस्ट अटैक माना गया, लेकिन इस धमाके के ठीक 2 साल बाद एक झील न्योस में बिल्कुल ऐसा ही धमाका हुआ। इन दोनों झीलों में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों झीलें CO2 गैस से तर थी। इनमें भारी मात्रा में CO2 गैस मिली थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये गैस या तो झील के नीचे स्थित ज्वालामुखी से आ गई होगी या फिर झील में जैविक पदार्थों के सड़ने से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ होगा। आपको बता दें कि CO2 गैस अधिक दबाव पड़ने से पानी या सोडा में बड़ी ही आसानी से घुल जाती है और रिएक्ट करती है। तभी तो जब सोडा कैन खोलते हैं तो उसमें प्रेशर पड़ने से सोडा के साथ बबल्स भी बाहर आता है। ठीक उसी तरह अत्यधिक CO2 के पानी में मिलने से झील की स्थिति भी एक बंद सोडा कैन की तरह बन जाती है, जिसमें CO2 गैस मौजूद होती है। उसे खोलने पर प्रेशर के साथ वह बाहर आती है। झील में तल की सतह की तुलना में ज्यादा दबाव महसूस किया जाता है। जितना तल गहरा होगा उतनी ही तेजी से दबाव और प्रेशर ऊपर की तरफ उठता है, जिसका मतलब है झील जितनी गहरी और बड़ी होगी CO2 उतनी ही अधिक मात्रा में पानी में घुलेगी और उतना ही बड़ा विस्फोट उसके अंदर होगा। हेलो दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे लग्जरी ट्रेन के बारे में। और यह जानकर आपको हैरानी भी होगी और गर्व भी होगा कि दुनिया की सबसे लग्जरी ट्रेन में भारत की ही महाराजा एक्सप्रेस का नाम आता है। महाराजा एक्सप्रेस भारत की शान है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत शुरुआत से ही राजा महाराजाओं का देश हुआ करता था। ऐसे में महाराजा एक्सप्रेस भी उसी दौर की एक झलक हमारे सामने लेकर आती है। इस ट्रेन जर्नी में आप भारत के राजा और शाही परिवारों की लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही इंडिया के रिच हेरिटेज और ट्रेडिशनल हॉस्पिटैलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए महाराजा एक्सप्रेस एक आइडियल जर्नी है। तो यह जानकर आपका सीना गर्व से और चौड़ा हो जाएगा कि इस ट्रेन को लगातार 5 बार दुनिया की लीडिंग लग्जरी ट्रेन का खिताब भी मिल चुका है। यह ट्रेन 5 अलग अलग जर्नीज के जरिए नॉर्थ, वेस्ट और सेंट्रल इंडिया की 12 से भी अधिक डेस्टिनेशन को कवर करती है। साल 2010 में इस ट्रेन को लॉन्च किया गया था। इसका इंटीरियर रियल लाइफ महाराजाओं के बेडरूम से इंस्पायर्ड है। साथ ही यहाँ का राजा क्लब और लॉन्च ट्रेन में सफर करने वालों के लिए फेवरेट प्लेस है। इसलिए अगर आप कुछ दिनों के लिए राजा महाराजाओं की जिंदगी जीना चाहते हैं तो ये ट्रेन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। हालांकि इस सपने को पूरा करने के लिए आपको लगभग 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों, भारत की सिर्फ महाराजा एक्सप्रेस ही नहीं, भारत की प्लेस ऑन व्हील, गोल्डन चैरियट और डेक्कन ओडिसी जैसी ट्रेनें भी पूरी दुनिया में मौजूदा लग्जरी ट्रेनों की लिस्ट में शामिल है। लेकिन उनकी बात फिर कभी, क्योंकि हम जानते हैं कि आप काफ़ी बिजी हैं। लेकिन दोस्तों, सच कह रहा हूँ तो इन ट्रेन्स के बारे में रिसर्च करते वक्त मैं खुद ही भी इतना एक्साइटेड हो गया था कि अगर मुझे इनमें सफ़र करने का कोई ऑफर दे तो मैं अभी उसके साथ चला जाऊँ। ये सब जानकर आपके मन में भी जरूर ही एक ख्याल आ रहा होगा। तो चलिए अपने थॉट्स हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो और दोस्तों को इसे शेयर करें। हेलो दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की सबसे शक्तिशाली मिसाइलों के बारे में जिनसे पाकिस्तान और चीन की फटी रहती है। आज के वक्त में जब लड़ाई और लड़ने के तरीके बदल चुके हैं, एक वक्त था दुनिया भर में जंगें तोप, बंदूक, भाले और तलवारों से लड़ी जाती थी, पर आज का वक्त बदल चुका है। अब इनकी जगह मिसाइलों और परमाणु हमलों ने ले ली है और यह बात वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अच्छे से साबित हो चुकी है कि जिस देश
में सामर्थ्य होगा वो जंग जीतने के लिए किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। उस वक्त की दुनिया की लगभग 3% आबादी खत्म करके रख देने वाले वर्ल्ड वॉर 2 में मिसाइलों का जमकर इस्तेमाल हुआ था। साल 1944 में इंग्लैंड पर V2 मिसाइल चलाकर जर्मनी ने मिसाइल का इस्तेमाल करके दुनिया को दिखा दिया कि वो मिसाइलों का पहला देश है। अब तो कोई भी देश बड़ी आसानी से अपने से 1000 मील दूर बसे दुश्मन को भी मिसाइल के जरिए तबाह कर सकता है। इसलिए मिसाइल अब किसी भी देश की डिफेंस सिस्टम का अटूट हिस्सा बन चुके हैं। वहीं इस दौड़ में भारत भी पीछे नहीं है। आज भारत के पास 150 के आसपास परमाणु हथियार हैं और इन्हें कैरी करने के लिए ऐसी मिसाइलें भी हैं जो 10,000 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले किसी भी दुश्मन को मिट्टी में मिला के खाक कर सकती हैं। इसमें पहला नाम आता है ब्रह्मोस का। अभी के वक्त में भारत के पास ब्रह्मोस, ब्रह्मोस 2, ब्रह्मोस A, ब्रह्मोस M, ब्रह्मोस NG मौजूद है। ये सभी मिसाइलें 300 किलोमीटर तक हवा में अपने लक्ष्य को तबाह करके खाक करने की ताकत रखती हैं। दूसरा नंबर आता है पृथ्वी का। मौजूदा समय में भारत के पास पृथ्वी मिसाइल के 3 डिजाइन मौजूद हैं जो इस प्रकार हैं: पृथ्वी SS-150, पृथ्वी सेकेंड SS-250, पृथ्वी थर्ड SS-350। 350 किलोमीटर की दूरी की मारक क्षमता के साथ 500 किलो के वजन तक के हथियार ले जा सकता है। पृथ्वी 2 इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल है। इसके अलावा 350 किलोमीटर की दूरी तक अपने दुश्मन को तबाह करने के लिए पृथ्वी 3 इस समय भारतीय नेवी में डिप्लॉय है। पृथ्वी 1 की तरह यह भी 1000 किलो से ज़्यादा का पेलोड ले जाने में सक्षम है। तीसरा है अग्नि। अभी के वक्त में भारत के पास अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 6 है। इन सभी मिसाइलों की मारक क्षमता 700 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक की है। अग्नि 1 और 2 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जबकि अग्नि 3, 4 IRBM यानी कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। वहीं अग्नि 5 और 6 इन सब से बढ़ के ICBM मिसाइल है। इनमें चौथा नंबर आता है K मिसाइल फैमिली का। इस मिसाइल का नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। प्रोजेक्ट अभी के वक्त में 4 मिसाइलों के निर्माण पर केंद्रित है। इन 4 मिसाइलों के नाम हैं K-50, K-4, K-5, K-6। इनमें से K-50 की रेंज 750 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर तक की है। K-4 की रेंज 3500 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर तक की है। K-6 की रेंज 10,000 किलोमीटर तक। ये सभी मिसाइलें 1 टन से भी ज़्यादा बारूद अपने साथ ले जा सकती हैं। इसमें अगला नाम आता है प्रहार का। यह कम दूरी वाली मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली पिनाका और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी के अंतरों को पाटने में सक्षम है। यह मिसाइल टेक्नोलॉजी इस मायने में अनूठी है कि एक बार के धमाके में यह अपने कई सारे निशानों को तबाह करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा भी भारत के पास ऐसी हजारों मिसाइलें हैं जिनकी अलग अलग मारक क्षमता है, अलग अलग टेक्नोलॉजी की बेस्ड है और जो 500 केजी से लेके 4 टन तक का पेलोड और गोला बारूद ले जाने में सक्षम है। भारत की DRDO लगातार अपनी मिसाइल पावर को मजबूत करने के लिए लगी हुई है। DRDO रोज़ नए नए हथियार, नए मिसाइल, नई तरह की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है। दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जो खूबसूरती के साथ साथ खुद में ऐसे कई रहस्य को समेटे हुई है जिसका अब तक साइंटिस्ट भी कोई जवाब नहीं ढूंढ पाए। इन जगहों से जुड़ी मिस्ट्री पर विश्वास करना मुश्किल है, फिर चाहे वो भारत के वृंदावन में होने वाली रासलीला हो या फिर जापान में एकोघेयारा जंगल हो। इन जगहों के ऐसे कई रहस्य हैं जो आज तक कोई पता नहीं कर पाया है। आइए हम जानते हैं इस वीडियो में ऐसे ही कुछ रहस्यमयी जगहों के बारे में। अगर रहस्यों की बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ा नाम और सबसे पहला नाम वृंदावन का आता है।
वृंदावन हिंदुओं के लिए एक पवित्र धार्मिक स्थान है। निधिवन जो वृंदावन में है, दुनिया की रहस्यमयी जगहों में से एक है। निधिवन के अंदर एक रंग महल है। लोगों का ये मानना है कि आधी रात को भगवान कृष्ण और राधा यहाँ रास रचाते हैं। रंग महल में आज भी माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है और आश्चर्य की बात यह है कि वह प्रसाद सुबह खाया हुआ मिलता है। यह हैरान इसलिए करता है क्योंकि रात को 8 बजे यहाँ से सभी लोग, जानवर, पशु पक्षी सभी चले जाते हैं और धाम के 7 तालों को लॉक कर दिया जाता है। निधिवन के वृक्षों की खासियत यह है कि यहाँ कोई भी पेड़ सीधे नहीं मिलते, सबकी डालियाँ झुकी हुई हैं। आपस में ये डालियाँ मिलती हैं और ये रात को गोपियाँ बन जाती हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग बताते हैं कि अगर कोई भी रात के 8 बजे के बाद यहाँ जाता है और ये रासलीला देखने की कोशिश करता है तो वो अंधा, पागल और गूंगा हो जाता है और थोड़े दिनों में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कागज़ के बारे में। जी हाँ, स्कूल की किताबों से लेकर सैलरी के नोटों तक, खाने के टिश्यू से लेकर टॉयलेट पेपर तक, स्कूल के कॉपी के पीछे लिखकर बात करनी हो या बॉर्डर पर तैनात सैनिकों को खत लिखना हो, कागज़ हमेशा ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा है। कागज़ पर हम
जब चाहे जो चाहे वो लिख सकते हैं। कागज़ का इस्तेमाल प्रिंट करने के लिए, अखबार के लिए, कैरी बैग्स, अन्य कामों के लिए भी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कागज़ बनाया कैसे जाता है? तो आइए इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि पेपर कैसे बनाया जाता है। कागज़ को बनाने के लिए सेलुलोज का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पेड़ की लकड़ियों में मौजूद रहता है। वैसे तो रुई से भी सेलुलोज का अच्छा सोर्स है, लेकिन इससे कागज़ नहीं बनाया जाता क्योंकि ये काफ़ी महंगी होती है। कागज़ बनाने के लिए ज़रूरी होता है सही पेड़ों का चयन, क्योंकि जितना अच्छा सेलुलोज होगा उतना ही अच्छा कागज़ बनेगा। जब पेड़ का चयन हो जाता है तो उसके बाद पेड़ों के टुकड़ों को काटकर अलग कर दिया जाता है और इन्हें फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां इनके छिलकों को साफ़ कर दिया जाता है। इसके बाद पेड़ के टुकड़ों काफ़ी छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। जब पेड़ के बड़े बड़े टुकड़ों को बारीक टुकड़ों में बदल दिया जाता है, उसके बाद उन छोटे टुकड़ों में से लिग्रीन को बाहर निकालने के लिए कन्वेयर बेल्ट के जरिए डाइजेस्टर चैम्बर में भेज दिया जाता है, जहां लकड़ी के टुकड़ों को एसिडिक सॉल्यूशन से मिलाया जाता है। बाद में इससे लिग्रीन को अलग किया जाता है। लिग्रीन एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि लकड़ी को कठोर बनाता है। जब लकड़ी के टुकड़ों में से लिग्रीन को निकाल लिया जाता है तो इसके बाद इसे पानी से धोया जाता है। बाद में ब्लीचिंग के जरिए इसे काफ़ी नरम बनाया जाता है। जब लकड़ी के टुकड़ों की ब्लीचिंग हो जाती है, उसके बाद इसे सघन बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को मिक्स किया जाता है। सघन लकड़ी के टुकड़ों को पतला बनाने के लिए इसमें पानी मिक्स किया जाता है और पल्प बनकर तैयार हो जाता है। इस पल्प से कागज़ को बनाया जा सकता है। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो सिर्फ फुटबॉल फैंस या क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी आम मेहनतकश लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो पूरी दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं। यह एक सबूत है कि ग्रेटनेस के लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं होते, बल्कि पर्दे के पीछे कैमरे से दूर कड़ी लगन और मेहनत, बहुत सारी मेहनत होती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक ऐसे ही गरीब माली के बेटे के बारे में जानने जा रहे हैं जो दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉल प्लेयर बने, जिनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोस्तों, हो सकता है कि आप में से शायद कई लोग इन्हें नहीं जानते हों, लेकिन रोनाल्डो को फुटबॉल पसंद करने वाले सभी लोग भगवान से कम नहीं मानते हैं। आप सभी को यह जानकर झटका लगेगा कि रोनाल्डो फुटबॉल खेलकर सालाना 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाते हैं। जी हाँ, 700 करोड़ रुपए, वो भी एक साल में। लेकिन क्या कोई कह सकता है कि शोहरत के शिखर पर बैठे इस शख्स का बचपन टपकती टीन की छत के नीचे गुजरा है? आज मैं आप सभी को क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ज़िंदगी के उन पहलुओं के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में शायद ही आपको जानकारी ना हो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है? इनका जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के शहर अंचल में हुआ था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोस सेंटोस है। रोनाल्डो के पिता अमेरिकन एक्टर रोनाल्ड रीगन के बहुत बड़े फ़ैन थे। उन्हीं के नाम पर उन्होंने अपने बेटे का नाम रोनाल्डो रखा। क्रिस्टियानो पुर्तगाल के नागरिक हैं और फिलहाल जुवेंटस फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलते हैं। रोनाल्डो पुर्तगाल की नेशनल फुटबॉल टीम के कैप्टन भी हैं। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कमाई इतनी ज़्यादा है कि वह अरबों के बंगलों में रहते हैं, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में सफ़र करते हैं। लेकिन हमेशा से क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ज़िंदगी ऐसी नहीं थी। रोनाल्डो स्कूल में क्लास से ज़्यादा फुटबॉल ग्राउंड पर ही नज़र आते थे। फुटबॉल से उनका दिल इतना लग चुका था कि केवल 10 साल की छोटी उम्र में रोनाल्डो को पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब ने अपना मेंबर बना लिया था। रोनाल्डो की ज़िंदगी का वो सबसे पहला मोमेंट था जब एक दिन स्पोर्टिंग क्लब लिस्बन के ऑफिशियल उनके ट्रायल
के लिए आए। उन्होंने साफ कहा कि जो भी ज़्यादा गोल करेगा उसे हम अपनी एकेडमी में एडमिशन देंगे। रोनाल्डो की टीम ने वह मैच 3-0 से जीता। पहला गोल रोनाल्डो ने, दूसरा गोल उनके दोस्त एल्बर्ट ने मारा। वो तीसरा गोल था जिसने सबको इम्प्रेस कर दिया। दरअसल तीसरे गोल के वक्त एल्बर्ट उस गोल को अकेले मारने की बजाय उसने उस गोल को रोनाल्डो की तरफ पुश कर दिया, जिससे रोनाल्डो ने गोल कर दिया और एकेडमी में एडमिशन पा लिया। इसके बाद रोनाल्डो कभी नहीं रुका। रियल मैड्रिड में रहते हुए रोनाल्डो ने 15 ट्रॉफी जीती। 2015 में पुर्तगाली फुटबॉल फेडरेशन ने उन्हें बेस्ट फुटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम का खिताब दिया। हेलो दोस्तों, तो आज के अपने इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आखिरकार कुएं को गोल ही क्यों बनाया जाता है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुआं गोल ही क्यों खोदा जाता है? नहीं ना? अच्छा, क्या आपने कभी किसी चौकोर कंक्रीट की टंकी को देखा है? नहीं ना? इसका कारण है दोस्तों, असल में गोलाई में कंक्रीट की पकड़ मजबूत रहती है क्योंकि हर एक हिस्से पर बराबर का प्रेशर पड़ रहा होता है जो उस स्ट्रक्चर को थामे रखता है। और कुएं का गोल होने की वजह से इसकी दीवारों की मिट्टी नीचे नहीं धंसती है। अगर कुएं को चौकोर बना दिया जाए तो उसके हर एक दीवार पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, जिसके कारण कुएं की मिट्टी के धंसने के चांस ज़्यादा हैं। कुएं का गोल बनाने की तकनीक तेल के कुएं से निकल कर आई है, क्योंकि जब शुरुआत में कुएं से तेल निकाला जाता तो बैल और ऊँट का इस्तेमाल किया जाता था जो कुएं के गोल गोल चक्कर लगाते थे। इस वजह से कुएं को गोल बनाया जाता है। दुनिया में कई तरह कई पेड़ पौधे बेहद अनोखे होते हैं जिनके बारे में जानकर लोगों को बहुत हैरानी होती है। आज हम आपको ऐसे ही एक पेड़ के बारे में बताने वाले हैं जिसे के बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। आपने देखा होगा कि कुछ पेड़ और पौधों को काटने से उनके अंदर से अजीबोगरीब पदार्थ निकलता है। अलग अलग पेड़ों से निकलने वाले पदार्थों का रंग अलग अलग होता है। कई पेड़ों से निकलने वाले पदार्थ का रंग दूध की तरह सफेद होता है, जबकि कुछ पेड़ों को काटने पर निकलने वाला पदार्थ गोंद जैसा चिपचिपा होता है और जो पानी की तरह पारदर्शी नजर आता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी पेड़ है जिसे काटने पर पेड़ के अंदर से इंसान जैसा खून निकलता है। आइए जानते हैं इस अनोखे पेड़ के बारे में। इंसान को चोट लगने और घाव होने पर उस जगह से खून निकलता है, लेकिन दुनिया के इस अनोखे पेड़ के अंदर इंसान की तरह खून निकलता है। यह जानकर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन बिल्कुल सच है। यह पेड़ दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इंसान के खून की तरह पेड़ से लाल लिक्विड निकल रहा है। इस अनोखे पेड़ का नाम है ब्लडवुड ट्री। इस पेड़ को सिर्फ काटने पर ही नहीं बल्कि इसकी डाली भी अगर टूट जाती है तो उससे भी खून की तरह लाल पदार्थ निकलता है। यह खून नहीं बल्कि पेड़ से निकलने वाला एक तरल पदार्थ होता है। इस पेड़ को बहुत ही चमत्कारी बताया जाता है। इसकी मदद से कई तरह की दवाएं बनाई जाती हैं।
इस पेड़ से खून से संबंधित बीमारियों को भी ठीक किया जाता है। इस पेड़ में इतनी शक्ति होती है कि यह दाद, आंखों से जुड़ी समस्याएं, पेट की बीमारी, मलेरिया या गंभीर चोट को भी ठीक कर सकता है। यह पेड़ 12 से 18 मीटर तक लंबा होता है। इस पेड़ की लकड़ी की कीमत काफी अधिक होती है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आइए आज जानते हैं भारत का लाल सोना, जिसके लिए चीन हमेशा तड़पता रहता है। हाँ, आपने सही सुना, लाल चंदन। वही लाल चंदन जो पुष्पा फिल्म में हमारे पुष्पा भाई चुराने की कोशिश करते थे, तस्करी करने की कोशिश करते थे। उसी लाल चंदन के लिए चीन हमेशा तड़पता रहता है। लाल चंदन भारत के एक खास स्थान पर ही पाया जाता है। इसकी लकड़ी का विशेष महत्व है और इसका इस्तेमाल कई चीजों में किया जाता है। यह आंध्र प्रदेश के जंगलों में पाया जाता है। चीन में इस लाल चंदन के पेड़ की खास मांग है। इस पेड़ की तस्करी भी बड़े स्तर पर की जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस चंदन के पेड़ों की सुरक्षा स्पेशल टास्क फोर्स के जवान करते हैं। लाल चंदन के पेड़ आंध्र प्रदेश के शेषाचलम की पहाड़ियों में ही पाए जाते हैं। इसका हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व है। इसे काफी पवित्र माना जाता है। चंदन की लकड़ी का पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। सफेद चंदन में सुगंध होती है, लेकिन लाल चंदन में कोई सुगंध नहीं होती, लेकिन यह बहुत गुणकारी होता है। औषधियों के साथ साथ इसका इस्तेमाल सुंदरता के लिए भी होता है। लाल चंदन की लकड़ियों की मांग महंगे फर्नीचर में किया जाता है। इसके अलावा लाल चंदन की लकड़ी का शराब, कॉस्मेटिक में इस्तेमाल होता है। इंटरनेशनल मार्केट में चंदन की लकड़ियों की काफी ज्यादा मांग है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट के मुताबिक लाल चंदन के पेड़ों की सुरक्षा भारत सरकार की है। लाल चंदन के पेड़ आंध्र प्रदेश के मुख्यतः 4 जिलों में पाए जाते हैं, जिसमें चित्तूर, कडप्पा, नेल्लोर और कुर्नूल में फैली शेषाचलम की पहाड़ियों में ही ये लाल चंदन पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के ये जिले तमिलनाडु की सीमा से सटे हुए हैं। इनके पेड़ करीब 11 मीटर तक ऊंचे होते हैं, लेकिन इसका घनत्व अधिक होता है। लाल चंदन की लकड़ी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि ये पानी में डूब जाते हैं। लाल चंदन की तस्करी बड़े पैमाने पर होती है। शेषाचलम की पहाड़ियां 2.25 लाख हेक्टेयर में फैली हुई है। यहाँ पर पाए जाने वाले खास लाल चंदन के पेड़ों की संख्या 50% तक कम हो चुकी है। साल 2015 में एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 20 तस्कर मारे गए थे। इसके अलावा बड़े पैमाने पर तस्करों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अगर कोई तस्करी करते हुए पकड़ा गया तो उसे 11 साल के लिए जेल हो सकती है। तस्कर लाल चंदन की तस्करी सड़क, जल, वायु तीनों मार्ग से करते हैं। तस्कर पकड़े जाने से बचने के लिए इसके पाउडर की भी तस्करी करते हैं। दुनिया के कई देशों में खास चंदन की लकड़ी की बहुत मांग है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा मांग चीन में है। कहने को ताजमहल वो अजीमो शान इमारत है जिसे देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाते हैं, परंतु भारत में ताजमहल से भी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी सुंदर इमारतें हैं जिन्हें देखकर लोग चौंक जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इन इमारतों को, इन मंदिरों को, इन भवनों को किस शिल्पकार ने बनाया था और कैसे बनाया था। पर आज हम आपको ताजमहल के कुछ फैक्ट्स के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, सभी को बताया गया है कि ताजमहल प्यार की निशानी है। ये मेरी पर्सनल राय है कि मैं ये नहीं मानता कि ताजमहल प्यार की निशानी है, और शायद ये फैक्ट जानने के बाद आपको भी ऐसा लगेगा कि ये प्यार की निशानी नहीं है। आइए इसके फैक्ट के बारे में जानते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल अपनी तीसरी बीवी मुमताज़ के लिए उसकी याद में बनाया था, लेकिन ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि मुमताज़ के अलावा शाहजहां की 5 और भी बीवियाँ थीं जिन्हें उसके साथ ही वहाँ दफनाया गया था। मुमताज़ शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मरी थी। तो क्या आपको लगता है कि ये प्यार की निशानी है? अगर ये प्यार की निशानी है तो वृंदावन क्या है, प्रेम मंदिर क्या है? फैक्ट नंबर 2, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू करवाया था, जो 1653 तक चला। ताजमहल बनाने में 22 साल लगे। ताजमहल को बनाने के लिए करीब 22,000 मजदूरों ने इसमें काम किया, जिनमें भारत के अलावा फारस और तुर्की के मजदूर भी थे। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आपको जानकर ये बहुत ही हैरानी होगी कि सफ़ेद संगमरमर से बनी इस विशालकाय इमारत की नींव लकड़ी की बनाई गई थी। इससे भी हैरानी की बात यह है कि इसकी नींव में जो लकड़ी है
वो यमुना के पानी की नमी के कारण अपनी मजबूती बनाए हुए हैं, जबकि आमतौर पर कोई भी लकड़ी पानी के संपर्क में आते ही खराब हो जाती है। शायद यही वजह है कि शाहजहां ने इस इमारत को यमुना नदी के किनारे पर बनवाया था। फैक्ट नंबर 4, ताजमहल की हर नींव वाले कोने में एक मीनार है। यह चारों मीनारें मकबरे को संतुलन देने के लिए हैं। यह चारों मीनारें 41.6 मीटर ऊंची और सीधी दिखने वाली यह मीनार रियल में बाहर की ओर हल्की सी झुकी हुई है, जिसका कारण यह है कि मीनारें भूकंप जैसी आपदा में मुख्य मकबरे पर न गिरकर बाहर की ओर गिरे। फैक्ट नंबर 5, ताजमहल की सुंदरता इसमें लगने वाले संगमरमर की वजह से है। इस संगमरमर को राजस्थान के मकराना से लाया गया था। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ताजमहल कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। जी हाँ, ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों हर रोज हजारों टूरिस्ट ताजमहल देखने आते हैं और वो ये समझते हैं कि वो जो सामने देख रहे हैं वो ताजमहल के सामने का हिस्सा है, लेकिन रियल में वह ताजमहल का पीछे का हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाजा है वो नदी की किनारे की दूसरी तरफ स्थित है। मुगल काल में ताज तक पहुंचने के लिए नदी ही एक मुख्य रास्ता हुआ करती थी। नदी के किनारे पर एक चबूतरा हुआ करता था, जो समय के साथ साथ नष्ट हो गया। हेलो दोस्तों, क्या मैं आपसे पूछूं कि आप बिना पानी के जिंदा रह सकते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? क्या आप पानी के बिना जिंदा रहने के लिए तैयार हैं? जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि आपके घर में तो 24 घंटे पानी की सप्लाई है। हम बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, ये बातें तो सारी झूठ हैं। हमारे शहर में तो सारी सुख सुविधाएँ हैं। तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आने वाले समय में इंसानों को पानी पीने के लिए भी नसीब नहीं होगा। वो बूंद बूंद को तरसेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक हैदराबाद और बेंगलोर जैसे 21 बड़े शहरों में पानी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, और कारण है ग्राउंड वाटर का ख़त्म होना। आयोग का यह भी कहना है कि 2030 तक देश के 40% जनसंख्या के पास साफ पानी पीने का कोई साधन नहीं होगा। कई शहरों में नल से पहले ही गंदा पानी आता है। पिछले 10 सालों से हमें अपने ग्राउंड वाटर को इतनी गैर जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल किया है कि ज़मीन के नीचे का पानी लगभग ख़त्म हो गया है। कम बरसात के चलते इन सूखने वाले ग्राउंड वाटर को भी भरने का मौका नहीं मिलता है। हमारे शहरों में जहां पुराने जोहर और तालाब थे, उनको भर के बड़ी बड़ी इमारतें बना दी गई हैं। हमारे गाँवों और शहरों में जो जोहर तालाब पाए जाते थे, वही भूजल के इस जलाशय को भरते थे, लेकिन अब ज़मीन के नीचे के पानी की भरपाई भी नहीं हो पा रही है। वैश्विक स्तर पर निकाले जाने वाले कुल ग्राउंड वाटर का लगभग 1/4 हिस्सा सिर्फ भारत में निकाला जाता है। इतना पानी चीन और अमेरिका ने मिलकर भी नहीं निकाला। पानी की इस बेतहाशा लूट ने भूजल को खत्म कर दिया है। अब हालात और बिगड़ने वाले हैं। क्या आपको पता है कि पर्याप्त बरसात के बावजूद चेन्नई में 3 नदियां, 4 जलाशय, 5 दलदल और 6 जंगल पूरी तरह से सूख चुके हैं? पानी के मामले में यह हमारी बदहाली का सबूत है। हो सकता है कि आने वाले समय में हमारा बैंक बैलेंस बहुत हो, पर हम अपने बच्चों को पानी की जगह रुपए तो पीने के लिए नहीं दे सकते ना। समुद्र के पानी का खारापन दूर करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की समस्या का भी कोई हल नहीं है। हमें हर हाल में अपने पानी को बचाना होगा। वाटर हार्वेस्टिंग जैसे उपाय करने होंगे। हमें हर गांव, शहर, गली मोहल्ले में वाटर हार्वेस्टिंग करनी होगी। पुराने सूखे पड़े जोहर तालाब, नदियों को फिर से भरना होगा। हमें अपने उन तालाबों को फिर से खुदवाना होगा। उन जोहड़ को फिर से पानी से भरना होगा, ताकि हमारे शहर और गाँव के नीचे के भूजल का स्तर बरकरार रहे और हमें पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता रहे। नहीं तो हम आने वाली पीढ़ियों को बूंद बूंद के लिए तरसा के मार देंगे। आज के वक्त में कई गांवों और शहरों में गर्मी के वक्त पर नल से पानी आना बंद हो जाता है। ये नल से पानी ना आना प्रकृति की
हमें एक चेतावनी है। जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं और वाटर लेवल डाउन जा रहा है, वो प्राकृतिक हमें एक चेतावनी दे रही है कि अभी वक्त है, पानी को बचाना सीखो, वरना आगे चल के हालत बदतर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आप जब भी बचपन के रंगीन दिनों को याद करते हैं तो हमारे बचपन की सुनहरी यादों में हमारे स्कूल की खट्टी मीठी यादें सबसे खास होती हैं। सुबह जल्दी उठकर स्कूल यूनिफॉर्म, बैग में लंच बॉक्स ले जाना, टीचर की छड़ी जो पहले ही तो हमें बहुत पड़ी है लेकिन अब लगता है कि उसमें कमी आ गई है। स्कूल की जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा नापसंद होती थी वो होते थे वहाँ के रूल्स। लेकिन दोस्तों, जब आप जापान के स्कूल के रूल्स के बारे में जानेंगे तो आपको लगेगा कि आपके स्कूल के रूल्स उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जापान के सभी स्कूलों में बच्चे खुद झाड़ू पोछा और डस्टिंग करते हैं। इतना ही नहीं, स्कूल के टॉयलेट भी बच्चे खुद साफ करते हैं। जापान के स्कूलों में यूनिफॉर्म कैसे पहनना है इसका भी एक स्ट्रिक्ट रूल है। अगर आप उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको सज़ा मिलेगी। जापान के हर स्कूल में स्विमिंग सीखना कंपलसरी है। वैसे तो वेस्टर्न हाई स्कूल्स में टीन एजर्स के बीच में रोमांस होना काफ़ी आम बात है, लेकिन जापान के स्कूलों में टीनेजर्स के बीच रोमांटिक रिलेशनशिप रखना अलाउ नहीं है। अगर वो पकड़े जाते हैं तो उन्हें स्कूल में सबके बीच पनिशमेंट मिलती है और उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है। जापान के स्कूलों में अपने घर जाने के बाद भी बच्चे रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच बाहर अकेले आ जा नहीं सकते हैं। ऐसे केस में पकड़े जाने पर पुलिस अफसर बच्चों को सजा देते हैं और साथ ही घर छोड़कर आते हैं। हेलो दोस्तों, झील तो आपने बहुत देखी होंगी। देखने में सभी झील बहुत ही सुंदर होती हैं, मनभावन होती हैं। परंतु आज हम आपको एक ऐसी झील के बारे में बताने जा रहे हैं जो दिखने में तो बहुत सुंदर है, परंतु ये दुनिया की सबसे खतरनाक झील मानी जाती है। जी हाँ, यह है लेक कीबू। देखने में यह किसी भी और सुंदर झील की तरह ही है। यह झील रवांडा और कांगो के बीच में स्थित है। इतिहास में ऐसा पहली बार 1984 में अफ्रीका के लेक मोनन में हुआ था। अफ्रीका की इस झील में कभी कभी भयंकर विस्फोट होते हैं। झील में विस्फोट? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि झील में विस्फोट होता क्यों? इस झील में ऐसा पहली बार सन 1984 में हुआ था। उस समय 15 अगस्त के समय वहाँ के स्थानीय लोगों ने झील में बड़े धमाके की आवाज़ सुनी, जिसके बाद झील के ऊपर गैस के बादलों को घूमते हुए देखा गया। इस धमाके के बाद 37 लोगों को भयंकर त्वचा रोग हुआ। फिर उन सभी की थोड़े दिनों में मृत्यु भी हो गई। इस धमाके को एक टेररिस्ट अटैक माना गया। लेकिन इस धमाके के ठीक 2 साल बाद एक झील न्योस में बिल्कुल ऐसा ही धमाका हुआ। इन दोनों झीलों में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों झीलें CO2 गैस से तर थी। इनमें भारी मात्रा में CO2 गैस मिली थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये गैस या तो झील के नीचे स्थित ज्वालामुखी से आ गई होगी या फिर झील में जैविक पदार्थों के सड़ने से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ होगा।
आपको बता दें कि CO2 गैस अधिक दबाव पड़ने से पानी या सोडा में बड़ी ही आसानी से घुल जाती है और रिएक्ट करती है। तभी तो जब सोडा कैन खोलते हैं तो उसमें प्रेशर पड़ने से सोडा के साथ बबल्स भी बाहर आता है। ठीक उसी तरह अत्यधिक CO2 के पानी में मिलने से झील की स्थिति भी एक बंद सोडा कैन की तरह बन जाती है, जिसमें CO2 गैस मौजूद होती है। उसे खोलने पर प्रेशर के साथ वह बाहर आती है। झील में तल की सतह की तुलना में ज़्यादा दबाव महसूस किया जाता है। जितना तल गहरा होगा उतनी ही तेजी से दबाव और प्रेशर ऊपर की तरफ उठता है, जिसका मतलब है झील जितनी गहरी और बड़ी होगी, CO2 उतनी ही अधिक मात्रा में पानी में घुलेगी और उतना ही बड़ा विस्फोट उसके अंदर होगा। हेलो दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे लग्जरी ट्रेन के बारे में। और यह जानकर आपको हैरानी भी होगी और गर्व भी होगा कि दुनिया की सबसे लग्जरी ट्रेन में भारत की ही महाराजा एक्सप्रेस का नाम आता है। महाराजा एक्सप्रेस भारत की शान है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत शुरुआत से ही राजा महाराजाओं का देश हुआ करता था। ऐसे में महाराजा एक्सप्रेस भी उसी दौर की एक झलक हमारे सामने लेकर आती है। इस ट्रेन जर्नी में आप भारत के राजा और शाही परिवारों की लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही इंडिया के रिच हेरिटेज और ट्रेडिशनल हॉस्पिटैलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए महाराजा एक्सप्रेस एक आइडियल जर्नी है। तो यह जानकर आपका सीना गर्व से और चौड़ा हो जाएगा कि इस ट्रेन को लगातार 5 बार दुनिया की लीडिंग लग्जरी ट्रेन का खिताब भी मिल चुका है। यह ट्रेन 5 अलग अलग जर्नीज के जरिए नॉर्थ, वेस्ट और सेंट्रल इंडिया की 12 से भी अधिक डेस्टिनेशन को कवर करती है। साल 2010 में इस ट्रेन को लॉन्च किया गया था। इसका इंटीरियर रियल लाइफ महाराजाओं के बेडरूम से इंस्पायर्ड है। साथ ही यहाँ का राजा क्लब और लॉन्च ट्रेन में सफर करने वालों के लिए फेवरेट प्लेस है। इसलिए अगर आप कुछ दिनों के लिए राजा महाराजाओं की जिंदगी जीना चाहते हैं तो ये ट्रेन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। हालांकि इस सपने को पूरा करने के लिए आपको लगभग 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों, भारत की सिर्फ महाराजा एक्सप्रेस ही नहीं, भारत की प्लेस ऑन व्हील, गोल्डन चैरियट और डेक्कन ओडिसी जैसी ट्रेनें भी पूरी दुनिया में मौजूदा लग्जरी ट्रेनों की लिस्ट में शामिल है। लेकिन उनकी बात फिर कभी, क्योंकि हम जानते हैं कि आप काफ़ी बिजी हैं। लेकिन दोस्तों, सच कह रहा हूँ तो इन ट्रेन्स के बारे में रिसर्च करते वक्त मैं खुद भी इतना एक्साइटेड हो गया था कि अगर मुझे इनमें सफ़र करने का कोई ऑफर दे तो मैं अभी उसके साथ चला जाऊँ। ये सब जानकर आपके मन में भी जरूर ही एक ख्याल आ रहा होगा। तो चलिए अपने थॉट्स हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो और दोस्तों को इसे शेयर करें। हेलो दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की सबसे शक्तिशाली मिसाइलों के बारे में, जिनसे पाकिस्तान और चीन की फटी रहती है। आज के वक्त में जब लड़ाई और लड़ने के तरीके बदल चुके हैं, एक वक्त था दुनिया भर में जंगें तोप, बंदूक, भाले और तलवारों से लड़ी जाती थी, पर आज का वक्त बदल चुका है। अब इनकी जगह मिसाइलों और परमाणु हमलों ने ले ली है, और यह बात वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अच्छे से साबित हो चुकी है कि जिस देश में सामर्थ्य होगा वो जंग जीतने के लिए किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। उस वक्त की दुनिया की लगभग 3% आबादी खत्म करके रख देने वाले वर्ल्ड वॉर 2 में मिसाइलों का जमकर इस्तेमाल हुआ था।
साल 1944 में इंग्लैंड पर V2 मिसाइल चलाकर जर्मनी ने मिसाइल का इस्तेमाल करके दुनिया को दिखा दिया कि वो मिसाइलों का पहला देश है। अब तो कोई भी देश बड़ी आसानी से अपने से 1000 मील दूर बसे दुश्मन को भी मिसाइल के जरिए तबाह कर सकता है। इसलिए मिसाइल अब किसी भी देश की डिफेंस सिस्टम का अटूट हिस्सा बन चुके हैं। वहीं इस दौड़ में भारत भी पीछे नहीं है। आज भारत के पास 150 के आसपास परमाणु हथियार हैं और इन्हें कैरी करने के लिए ऐसी मिसाइलें भी हैं जो 10,000 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले किसी भी दुश्मन को मिट्टी में मिला के खाक कर सकती हैं। इसमें पहला नाम आता है ब्रह्मोस का। अभी के वक्त में भारत के पास ब्रह्मोस, ब्रह्मोस 2, ब्रह्मोस A, ब्रह्मोस M, ब्रह्मोस NG मौजूद है। ये सभी मिसाइलें 300 किलोमीटर तक हवा में अपने लक्ष्य को तबाह करके खाक करने की ताकत रखती हैं। दूसरा नंबर आता है पृथ्वी का। मौजूदा समय में भारत के पास पृथ्वी मिसाइल के 3 डिजाइन मौजूद हैं जो इस प्रकार हैं: पृथ्वी SS-150, पृथ्वी सेकेंड SS-250, पृथ्वी थर्ड SS-350। 350 किलोमीटर की दूरी की मारक क्षमता के साथ 500 किलो के वजन तक के हथियार ले जा सकता है। पृथ्वी 2 इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल है। इसके अलावा 350 किलोमीटर की दूरी तक अपने दुश्मन को तबाह करने के लिए पृथ्वी 3 इस समय भारतीय नेवी में डिप्लॉय है। पृथ्वी 1 की तरह यह भी 1000 किलो से ज़्यादा का पेलोड ले जाने में सक्षम है। तीसरा है अग्नि। अभी के वक्त में भारत के पास अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 6 है। इन सभी मिसाइलों की मारक क्षमता 700 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक की है। अग्नि 1 और 2 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जबकि अग्नि 3, 4 IRBM यानी कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। वहीं अग्नि 5 और 6 इन सब से बढ़ के ICBM मिसाइल है। इनमें चौथा नंबर आता है K मिसाइल फैमिली का। इस मिसाइल का नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। प्रोजेक्ट अभी के वक्त में 4 मिसाइलों के निर्माण पर केंद्रित है। इन 4 मिसाइलों के नाम हैं K-50, K-4, K-5, K-6। इनमें से K-50 की रेंज 750 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर तक की है। K-4 की रेंज 3500 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर तक की है। K-6 की रेंज 10,000 किलोमीटर तक। ये सभी मिसाइलें 1 टन से भी ज़्यादा बारूद अपने साथ ले जा सकती हैं। इसमें अगला नाम आता है प्रहार का। यह कम दूरी वाली मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली पिनाका और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी के अंतरों को पाटने में सक्षम है। यह मिसाइल टेक्नोलॉजी इस मायने में अनूठी है कि एक बार के धमाके में यह अपने कई सारे निशानों को तबाह करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा भी भारत के पास ऐसी हजारों मिसाइलें हैं जिनकी अलग अलग मारक क्षमता है, अलग अलग टेक्नोलॉजी की बेस्ड है और जो 500 केजी से लेके 4 टन तक का पेलोड और गोला बारूद ले जाने में सक्षम है। भारत की DRDO लगातार अपनी मिसाइल पावर को मजबूत करने के लिए लगी हुई है। DRDO रोज नए नए हथियार, नए मिसाइल, नई तरह की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है। दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जो खूबसूरती के साथ साथ खुद में ऐसे कई रहस्य को समेटे हुई है जिसका अब तक साइंटिस्ट भी कोई जवाब नहीं ढूंढ पाए। इन जगहों से जुड़ी मिस्ट्री पर विश्वास करना मुश्किल है, फिर चाहे वो भारत के वृंदावन में होने वाली रासलीला हो या फिर जापान में एकोघियारा जंगल हो। इन जगहों के ऐसे कई रहस्य हैं जो आज तक कोई पता नहीं कर पाया है। आइए हम जानते हैं इस वीडियो में ऐसे ही कुछ रहस्यमयी जगहों के बारे में। अगर रहस्यों की बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ा नाम और सबसे पहला नाम वृंदावन का आता है। वृंदावन हिंदुओं के लिए एक पवित्र धार्मिक स्थान है। निधिवन जो वृंदावन में है दुनिया की रहस्यमयी जगहों में से एक है। निधिवन के अंदर एक रंग महल है
लोगों का ये मानना है कि आधी रात को भगवान कृष्ण और राधा यहाँ रास रचाते हैं। रंग महल में आज भी माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है और आश्चर्य की बात यह है कि वह प्रसाद सुबह खाया हुआ मिलता है। ये हैरान इसलिए करता है क्योंकि रात को 8 बजे यहाँ से सभी लोग, जानवर, पशु पक्षी सभी चले जाते हैं और धाम के 7 तालों को लॉक कर दिया जाता है। निधिवन के वृक्षों की खासियत ये है कि यहाँ कोई भी पेड़ सीधे नहीं मिलते, सबकी डालियाँ झुकी हुई हैं, आपस में ये डालियाँ मिलती हैं और ये रात को गोपियाँ बन जाती हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग बताते हैं कि अगर कोई भी रात के 8 बजे के बाद यहाँ जाता है और ये रासलीला देखने की कोशिश करता है तो वो अंधा, पागल और गूंगा हो जाता है और थोड़े दिनों में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कागज़ के बारे में। जी हाँ, स्कूल की किताबों से लेकर सैलरी के नोटों तक, खाने के टिश्यू से लेकर टॉयलेट पेपर तक, स्कूल के कॉपी के पीछे लिखकर बात करनी हो या बॉर्डर पर तैनात सैनिकों को खत लिखना हो, कागज़ हमेशा ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा है। कागज़ पर हम जब चाहे जो चाहे वो लिख सकते हैं। कागज़ का इस्तेमाल प्रिंट करने के लिए, अखबार के लिए, कैरी बैग्स, अन्य कामों के लिए भी होता है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कागज़ बनाया कैसे जाता है? तो आइए इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि पेपर कैसे बनाया जाता है। कागज़ को बनाने के लिए सेलुलोज का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पेड़ की लकड़ियों में मौजूद रहता है। वैसे तो रुई से भी सेलुलोज का अच्छा सोर्स है, लेकिन इससे कागज़ नहीं बनाया जाता क्योंकि ये काफ़ी महंगी होती है। कागज़ बनाने के लिए ज़रूरी होता है सही पेड़ों का चयन, क्योंकि जितना अच्छा सेलुलोज होगा उतना ही अच्छा कागज़ बनेगा। जब पेड़ का चयन हो जाता है तो उसके बाद पेड़ों के टुकड़ों को काटकर अलग कर दिया जाता है और इन्हें फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां इनके छिलकों को साफ कर दिया जाता है। इसके बाद पेड़ के टुकड़ों काफ़ी छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। जब पेड़ के बड़े बड़े टुकड़ों को बारीक टुकड़ों में बदल दिया जाता है, उसके बाद उन छोटे टुकड़ों में से लिग्रीन को बाहर निकालने के लिए कन्वेयर बेल्ट के जरिए डाइजेस्टर चैम्बर में भेज दिया जाता है, जहां लकड़ी के टुकड़ों को एसिडिक सॉल्यूशन से मिलाया जाता है। बाद में इससे लिग्रीन को अलग किया जाता है। लिग्रीन एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि लकड़ी को कठोर बनाता है। जब लकड़ी के टुकड़ों में से लिग्रीन को निकाल लिया जाता है तो इसके बाद इसे पानी से धोया जाता है। बाद में ब्लीचिंग के जरिए इसे काफ़ी नरम बनाया जाता है। जब लकड़ी के टुकड़ों की ब्लीचिंग हो जाती है, उसके बाद इसे सघन बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को मिक्स किया जाता है। सघन लकड़ी के टुकड़ों को पतला बनाने के लिए इसमें पानी मिक्स किया जाता है और पल्प बनकर तैयार हो जाता है। इस पल्प से कागज़ को बनाया जा सकता है। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो सिर्फ फुटबॉल फैंस या क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी आम मेहनतकश लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो पूरी दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं। यह एक सबूत है कि ग्रेटनेस के लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं होते, बल्कि पर्दे के पीछे कैमरे से दूर कड़ी लगन और मेहनत, बहुत सारी मेहनत होती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक ऐसे ही गरीब माली के बेटे के बारे में जानने जा रहे हैं जो दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉल प्लेयर बने, जिनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोस्तों, हो सकता है कि आप में से शायद कई लोग इन्हें नहीं जानते हों, लेकिन रोनाल्डो को फुटबॉल पसंद करने वाले सभी लोग भगवान से कम नहीं मानते हैं। आप सभी को यह जानकर झटका लगेगा कि रोनाल्डो फुटबॉल खेलकर सालाना 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाते हैं। जी हाँ, 700 करोड़ रुपए, वो भी एक साल में। लेकिन क्या कोई कह सकता है कि शोहरत के शिखर पर बैठे इस शख्स का बचपन टपकती टीन की छत के नीचे गुजरा है? आज मैं आप सभी को क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ज़िंदगी के उन पहलुओं के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में शायद ही आपको जानकारी ना हो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है? इनका जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के शहर अंचल में हुआ था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोस सैंटोस है। रोनाल्डो के पिता अमेरिकन एक्टर रोनाल्ड रीगन के बहुत बड़े फैन थे। उन्हीं के नाम पर उन्होंने अपने बेटे का नाम रोनाल्डो रखा। क्रिस्टियानो पुर्तगाल के नागरिक हैं और फिलहाल जुवेंटस फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलते हैं। रोनाल्डो पुर्तगाल की नेशनल फुटबॉल टीम के कैप्टन भी हैं। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कमाई इतनी ज़्यादा है कि वह अरबों के बंगलों में रहते हैं, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में सफ़र करते हैं। लेकिन हमेशा से क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ज़िंदगी ऐसी नहीं थी। रोनाल्डो स्कूल में क्लास से ज़्यादा फुटबॉल ग्राउंड पर ही नज़र आते थे। फुटबॉल से उनका दिल इतना लग चुका था कि केवल 10 साल की छोटी उम्र में रोनाल्डो को पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब में अपना मेंबर बना लिया था। रोनाल्डो की ज़िंदगी का वो सबसे पहला मोमेंट था जब एक दिन स्पोर्टिंग क्लब लिस्बन के ऑफिशियल उनके ट्रायल के लिए आए। उन्होंने साफ कहा कि जो भी ज़्यादा गोल करेगा उसे हम अपनी एकेडमी में एडमिशन देंगे। रोनाल्डो की टीम ने
वह मैच 3-0 से जीता। पहला गोल रोनाल्डो ने, दूसरा गोल उनके दोस्त एल्बर्ट ने मारा। वो तीसरा गोल था जिसने सबको इम्प्रेस कर दिया। दरअसल तीसरे गोल के वक्त एल्बर्ट उस गोल को अकेले मारने की बजाय उसने उस गोल को रोनाल्डो की तरफ पुश कर दिया, जिससे रोनाल्डो ने गोल कर दिया और एकेडमी में एडमिशन पा लिया। इसके बाद रोनाल्डो कभी नहीं रुका। रियल मैड्रिड में रहते हुए रोनाल्डो ने 15 ट्रॉफी जीती। 2015 में पुर्तगाली फुटबॉल फेडरेशन ने उन्हें बेस्ट फुटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम का खिताब दिया। हेलो दोस्तों, तो आज के अपने इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आखिरकार कुएं को गोल ही क्यों बनाया जाता है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुआं गोल ही क्यों खोदा जाता है? नहीं ना? अच्छा, क्या आपने कभी किसी चौकोर कंक्रीट की टंकी को देखा है? नहीं ना? इसका कारण है दोस्तों, असल में गोलाई में कंक्रीट की पकड़ मजबूत रहती है क्योंकि हर एक हिस्से पर बराबर का प्रेशर पड़ रहा होता है जो उस स्ट्रक्चर को थामे रखता है। और कुएं का गोल होने की वजह से इसकी दीवारों की मिट्टी नीचे नहीं धंसती है। अगर कुएं को चौकोर बना दिया जाए तो उसके हर एक दीवार पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, जिसके कारण कुएं की मिट्टी के धंसने के चांस ज़्यादा हैं। कुएं का गोल बनाने की तकनीक तेल के कुएं से निकल कर आई है, क्योंकि जब शुरुआत में कुएं से तेल निकाला जाता तो बैल और ऊँट का इस्तेमाल किया जाता था जो कुएं के गोल गोल चक्कर लगाते थे। इस वजह से कुएं को गोल बनाया जाता है। दुनिया में कई तरह कई पेड़ पौधे बेहद अनोखे होते हैं जिनके बारे में जानकर लोगों को बहुत हैरानी होती है। आज हम आपको ऐसे ही एक पेड़ के बारे में बताने वाले हैं जिसे के बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। आपने देखा होगा कि कुछ पेड़ और पौधों को काटने से उनके अंदर से अजीबोगरीब पदार्थ निकलता है। अलग अलग पेड़ों से निकलने वाले पदार्थों का रंग अलग अलग होता है। कई पेड़ों से निकलने वाले पदार्थ का रंग दूध की तरह सफेद होता है, जबकि कुछ पेड़ों को काटने पर निकलने वाला पदार्थ गोंद जैसा चिपचिपा होता है और जो पानी की तरह पारदर्शी नजर आता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी पेड़ है जिसे काटने पर पेड़ के अंदर से इंसान जैसा खून निकलता है। आइए जानते हैं इस अनोखे पेड़ के बारे में। इंसान को चोट लगने और घाव होने पर उस जगह से खून निकलता है, लेकिन दुनिया के इस अनोखे पेड़ के अंदर इंसान की तरह खून निकलता है। यह जानकर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन बिल्कुल सच है। यह पेड़ दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इंसान के खून की तरह पेड़ से लाल लिक्विड निकल रहा है। इस अनोखे पेड़ का नाम है ब्लडवुड ट्री। इस पेड़ को सिर्फ काटने पर ही नहीं बल्कि इसकी डाली भी अगर टूट जाती है तो उससे भी खून की तरह लाल पदार्थ निकलता है। यह खून नहीं बल्कि पेड़ से निकलने वाला एक तरल पदार्थ होता है। इस पेड़ को बहुत ही चमत्कारी बताया जाता है। इसकी मदद से कई तरह की दवाएं बनाई जाती हैं। इस पेड़ से खून से संबंधित बीमारियों को भी ठीक किया जाता है। इस पेड़ में इतनी शक्ति होती है
कि यह दाद, आंखों से जुड़ी समस्याएं, पेट की बीमारी, मलेरिया या गंभीर चोट को भी ठीक कर सकता है। यह पेड़ 12 से 18 मीटर तक लंबा होता है। इस पेड़ की लकड़ी की कीमत काफी अधिक होती है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आइए आज जानते हैं भारत का लाल सोना, जिसके लिए चीन हमेशा तड़पता रहता है। हाँ, आपने सही सुना, लाल चंदन। वही लाल चंदन जो पुष्पा फिल्म में हमारे पुष्पा भाई चुराने की कोशिश करते थे, तस्करी करने की कोशिश करते थे। उसी लाल चंदन के लिए चीन हमेशा तड़पता रहता है। लाल चंदन भारत के एक खास स्थान पर ही पाया जाता है। इसकी लकड़ी का विशेष महत्व है और इसका इस्तेमाल कई चीजों में किया जाता है। यह आंध्र प्रदेश के जंगलों में पाया जाता है। चीन में इस लाल चंदन के पेड़ की खास मांग है। इस पेड़ की तस्करी भी बड़े स्तर पर की जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस चंदन के पेड़ों की सुरक्षा स्पेशल टास्क फोर्स के जवान करते हैं। लाल चंदन के पेड़ आंध्र प्रदेश के शेषाचलम की पहाड़ियों में ही पाए जाते हैं। इसका हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व है। इसे काफी पवित्र माना जाता है। चंदन की लकड़ी का पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। सफेद चंदन में सुगंध होती है, लेकिन लाल चंदन में कोई सुगंध नहीं होती, लेकिन यह बहुत गुणकारी होता है और सदियों के साथ साथ इसका इस्तेमाल सुंदरता के लिए भी होता है। लाल चंदन की लकड़ियों की मांग महंगे फर्नीचर में किया जाता है। इसके अलावा लाल चंदन की लकड़ी का शराब, कॉस्मेटिक में इस्तेमाल होता है। इंटरनेशनल मार्केट में चंदन की लकड़ियों की काफी ज्यादा मांग है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट के मुताबिक लाल चंदन के पेड़ों की सुरक्षा भारत सरकार की है। लाल चंदन के पेड़ आंध्र प्रदेश के मुख्यतः 4 जिलों में पाए जाते हैं, जिसमें चित्तूर, कडप्पा, नेल्लोर और कुर्नूल में फैली शेषाचलम की पहाड़ियों में ही ये लाल चंदन पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के ये जिले तमिलनाडु की सीमा से सटे हुए हैं। इनके पेड़ करीब 11 मीटर तक ऊंचे होते हैं, लेकिन इसका घनत्व अधिक होता है। लाल चंदन की लकड़ी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि ये पानी में डूब जाते हैं। लाल चंदन की तस्करी बड़े पैमाने पर होती है। शेषाचलम की पहाड़ियां 2.25 लाख हेक्टेयर में फैली हुई है। यहाँ पर पाए जाने वाले खास लाल चंदन के पेड़ों की संख्या 50% तक कम हो चुकी है। साल 2015 में एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 20 तस्कर मारे गए थे। इसके अलावा बड़े पैमाने पर तस्करों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अगर कोई तस्करी करते हुए पकड़ा गया तो उसे 11 साल के लिए जेल हो सकती है। तस्कर लाल चंदन की तस्करी सड़क, जल, वायु तीनों मार्ग से करते हैं। तस्कर पकड़े जाने से बचने के लिए इसके पाउडर की भी तस्करी करते हैं। दुनिया के कई देशों में खास चंदन की लकड़ी की बहुत मांग है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा मांग चीन में है।